अब हम पढ़ रहे हैं लेखांकन, बही खाता या बही खाते में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के शब्द, जिसको हम लोग शब्दावली कहते हैं। इन शब्दों का समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं शब्दों का हम बही खाते में बार बार उपयोग करेंगे, बार बार इसका प्रयोग करेंगे। जैसे इकाई, हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो किसी विशेष इकाई के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। विशेष इकाई से मतलब है किसी व्यापार से जो विशेष प्रकार का कोई भी कार्य कर रहा हो, उसके विभिन्न प्रकार के क्रय विक्रय होते हैं, लाभ हानि की हमें जानकारी प्राप्त करना होती है, तो उस इकाई के लिए हम लोग ये अकाउंटिंग करते हैं। इकाई का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी व्यापार से। फिर आते हैं लेन देन। लेन देन हमारे व्यापार में विभिन्न प्रकार के लेन देन होते हैं। ये लेन देन से यहाँ पर हमारा आशय है कि नगद रुपए का लेन देन, क्योंकि हम अकाउंटिंग जब भी करेंगे तो नगद रुपए में या नगद रुपए के बराबर किसी वस्तु का हम लेन देन करते हैं। इसलिए लेन देन से आशय है जिसका हम मौद्रिक रूप में लिखा कर सकें, उतने उसकी एंट्री हम करते हैं। कितने रुपए की कोई वस्तु है या कितने रुपए का लेन देन किया है, उसकी हम अकाउंट में एंट्री करते हैं। ये लेन देन कहलाता है। संपत्तियाँ विभिन्न, जैसे हम देखते हैं कि हम अपने कुछ संपत्तियां अपने होती हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनें हमारी होती हैं। इसी प्रकार की कुछ संपत्तियां व्यापार की भी होती हैं। जैसे व्यापार का अपना एक भवन होता है, बिल्डिंग। व्यापार में विभिन्न प्रकार की मशीनों का हम लोग उपयोग करते हैं। व्यापार में हम लोग फर्नीचर का उपयोग करते हैं। और भी विभिन्न प्रकार की संपत्तियाँ व्यापार की होती हैं। संपत्तियाँ भी दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और अस्थायी संपत्तियाँ। स्थायी संपत्तियाँ जो लंबे समय तक हमारे व्यापार में काम में आती हैं, अस्थायी संपत्तियाँ जो कुछ समय के लिए हमारे व्यापार में काम में आती हैं। फिर आते हैं हम देयताएँ। देयताएँ यानी दायित्व। देयताएँ दायित्व होते हैं। जो व्यापार के दायित्व हैं, ये व्यापार के दायित्व ही हमारे देयताएँ कहलाते हैं, लायबिलिटीज़ कहलाती है इंग्लिश में, इसको हम लोग बोलते हैं। आपको अध्ययन की दृष्टि से इन सभी शब्दावली का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसका अर्थ मालूम होना चाहिए, है ना। ये देयताएँ। फिर है आपका पूंजी। पूंजी व्यापार में जब भी हम कोई व्यक्ति व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उस व्यापार को प्रारंभ करने में हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जुटाना होता है, वस्तुएं क्रय करना होती हैं, व्यापारिक स्थल हमें लेना होता है। तो इसमें जितना भी पैसा हमारा लगता है या हम जो रुपए लगाते हैं, खर्च करते हैं व्यापार प्रारंभ करने के लिए, ये पूरा रुपया हमारा जो है पूंजी कहलाता है। विक्रय। विक्रय यानी वस्तुओं का विक्रय करना, बेचना। हम व्यापार करते हैं तो व्यापारी वस्तुओं को खरीदता है, लाभ जोड़ता है और उस वस्तु का विक्रय करता है यानी बेचता है। इस क्रय और विक्रय की प्रक्रिया ही व्यापार को आगे बढ़ाती है। तो क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना। इसको परचेस और सेल्स ये भी कहते हैं हम। आगम। आगम हमारे व्यापार की विभिन्न प्रकार की जो आय होती है वो आगम कहलाती है। यानी व्यापार में जो रुपए आ रहे हैं, जो दिखते हैं हमको रुपए आते हुए, ये सब आपके आगम के अंतर्गत आता है। आगम को इंग्लिश में रेवेन्यू बोलते हैं। अगला है व्यय। व्यय यानी खर्चे। व्यापार में विभिन्न प्रकार के खर्चे भी होते हैं, जिन खर्चों को हम समय समय पर करते हैं। देना जरूरी भी होता है ये खर्चे, क्योंकि व्यापार को संचालित करना तो विभिन्न प्रकार के खर्चों को भी हमें करना पड़ता है। जैसे दुकान ली है हमने, तो उस व्यापारिक स्थान का किराया देना हमारे व्यापार के लिए खर्चा है। बिजली का बिल हमारे व्यापार के लिए खर्चा है। कर्मचारियों को वेतन देना यह हमारे व्यापार के लिए खर्चा है। मजदूरों को मजदूरी देना हमारे व्यापार के लिए खर्चा है। तो इस प्रकार इसको हम लोग व्यय या एक्सपेंसेस कहते हैं। लाभ। व्यापार लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लाभ यानी नफ़ा, है ना, इंग्लिश में इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये लाभ हमारे व्यापार में हम जो वस्तु खरीदते हैं, कुछ अधिक कीमत उसको लेकर बेचते हैं। तो जितनी अधिक कीमत हमने ली है, ये अधिक कीमत एक सामान्य शब्दों में हम देखें तो यही हमारे व्यापार का लाभ है। मगर वास्तविक लाभ हमारा अलग हो सकता है। जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है कि वास्तव में हमारे व्यापार में लाभ कितना हुआ है या हानि हुई है। हानि, यदि हमने जो वस्तु खरीदी है और उसका विक्रय या हमारे विक्रय करने के बाद भी हमें कुछ रुपए का लाभ हमें दिखाई दे रहा है, मगर उस वस्तु के क्रय और विक्रय में हमारे खर्चे ज़्यादा हों, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हों, ऐसी स्थिति में जितना लाभ हुआ है उससे ज़्यादा हमारे रुपए खर्च हो गए हों, तो वो हानि कहलाती है। बट्टा यानी डिस्काउंट। ये बट्टा डिस्काउंट, हम वस्तुओं की क्रय विक्रय जब हम करते हैं तो कुछ रुपए का हम उसमें यदि डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, तो ये छूट हमारा बट्टा कहलाता है। ये बट्टा दो प्रकार का होता है, नगद बट्टा और व्यापारिक बट्टा। प्रमाणक यानी व्यापार में जो सौदा हुआ है, इस सौदे को करने वाली प्रक्रिया कि आपने इतने रुपए का कोई लेन देन किया है, तो इसको प्रूफ करने के लिए जो पेपर बनता है उसको हम प्रमाणक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग वाउचर कहते हैं।
जिस वस्तु का व्यापार में क्रय विक्रय किया जा रहा है, व्यापारी उस वस्तु को माल शब्द से पहचानता है कि माल क्रय किया, माल का विक्रय किया। वो जिस भी वस्तु का व्यापार कर रहा है वह उसके लिए माल कहलाता है। क्रय यानी वस्तु खरीदना, परचेस करना। आहरण, आहरण एक शब्द है। जैसे हमने देखा कि व्यापार प्रारंभ करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, मगर व्यापारी को कई बार अपने परिवार के खर्च के लिए कुछ रुपए की आवश्यकता होती है। यह रुपए वो जब अपने व्यापार से लेता है तो उस राशि को हम आहरण कहते हैं। इस व्यापार से रुपए लेने पर उसकी पूंजी में कमी होती है, इससे पूंजी घट जाती है, तो ये आहरण, इसको इंग्लिश में हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। स्टॉक, स्टॉक समझते हैं हम लोग कि जिस वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं हमारे पास कितनी मात्रा में उपलब्ध है, वो हमारे व्यापार के लिए स्टॉक कहलाती है। देनदार, देनदार जिन लोगों को व्यापारी ने उधार माल बेचा है, उनसे रुपए प्राप्त करना बाकी हैं, वो रुपए देंगे हमें, इसलिए वो हमारे देनदार होते हैं। इंग्लिश में इसको हम डेटर्स कहते हैं। क्रेडिटर्स या लेनदार, लेनदार वह लोग जिन लोगों से व्यापारी ने उधार माल खरीदा है, जिनको रुपए देना बाकी हैं, वो हमसे रुपए लेंगे, इसलिए वो हमारे व्यापार के लेनदार होते हैं। इन्हें इंग्लिश में हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं। तो ये आपके व्यापार अकाउंट्स की, बही खाते की शब्दावली हैं। इन शब्दावलियों को आपको अच्छे से समझना है, लिखना है, याद करना है। इनका बार बार हम उपयोग करेंगे और अकाउंटिंग में हमें ये मदद करेंगे। आप लोग लिखें अपनी कॉपी में और इन्हें याद करें।